हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? ऑप्शन ए स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी क्राइस्ट द रिडीमर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। चांदी के गहनों पर हॉलमार्किंग लागू। टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 15 सितंबर। 7 बड़े बदलाव हुए। सितंबर में 7 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो कि सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। वहीं सोने के बाद अब सरकार चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग 1 सितंबर से लागू कर रही है। इधर कमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमत 1308 रुपए 41 पैसे तक घट गई है और इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। बता दें कि आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 51 रुपए 50 पैसे घटकर 1580 रुपए हो गई है। पहले ये 1631 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये अब 50 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 1684 रुपए में मिलेगा। बता दें कि घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने घोषणा की है कि सोने की तरह ही 1 सितंबर से चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग की जाएगी। ये गुणवत्ता नियंत्रण में एक बड़ा कदम है। इस कदम का मकसद पारदर्शिता को बढ़ाना है। हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है और हॉलमार्किंग ये साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। मई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज की बार मांग के बाद इस डेडलाइन को 31 जुलाई को बढ़ा दिया गया था। वहीं जिन टैक्स पेयर्स के खाते का ऑडिट जरूरी है उन्हें भी 30 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करना होगा क्योंकि इस डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 सितंबर से SBI कार्ड अपने रिवार्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव कर रहा है। कार्ड होल्डर्स को अब डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट और कुछ मर्चेंट्स के ट्रांजेक्शन्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जिससे लाखों यूजर्स पर इसका असर पड़ेगा। इंडिया पोस्ट ने 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवाओं को स्पीड पोस्ट के साथ मिला दिया है और अब सभी रजिस्टर्ड मेल स्पीड पोस्ट के जरिए डिलीवर होंगे और अलग रजिस्टर्ड पोस्ट की श्रेणी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और पहले जून की डेडलाइन थी, लेकिन कम रिस्पॉन्सेस की वजह से इसको बढ़ा दिया गया है। UPS एक पेंशन सिस्टम है जो कि NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के दाम 1308 रुपए 41 पैसे प्रति किलोलीटर घटाकर 90,713 रुपए 50 पैसे प्रति 1000 किलोलीटर कर दिया है। इस घटौती का सीधा असर फ्लाइट के किराए पर हो सकता है और ऐसे में आने वाले समय में एयर टिकट सस्ता हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 94 रुपए 72 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है और 87 रुपए 62 पैसे में 1 लीटर डीजल मिल रहा है। अगस्त में 1,86,000 करोड़ रुपए के GST कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 6.5% बढ़ा। जुलाई में GST से 1,96,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सरकार ने अगस्त 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1,86,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 सितंबर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी अगस्त 2024 में सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन किया था। वहीं पिछले महीने जुलाई के मुकाबले अगस्त का कलेक्शन 10,000 करोड़ रुपए घटा है। जुलाई में 1,96,000 करोड़ रुपए का GST वसूला गया था और इससे पहले अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2,37,000 करोड़ रुपए और मई में 2,01,000 करोड़ रुपए GST के रूप में जुटाए गए थे। भारत का अमेरिका को जवाब, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के तहत तेल खरीदा।
दुनिया को $200 प्रति बैरल कीमत तेल से बचाया, युद्ध फंड करने का आरोप लगा था। भारत ने तेल खरीदने पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग मिलने के आरोपों का जवाब दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए तेल खरीदा है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें स्थिर रही। हरदीप सिंह पुरी ने द हिंदू अखबार के लिए लिखे गए कॉलम में कहा कि भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। हमने G7 के तय मूल्य सीमा प्राइस कैप का पालन किया और इन नियमों को रूस की कमाई सीमित रखने और तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बाजार को स्थिर रखा और दुनिया को $200 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत से बचाया। और इससे पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो भी भारत पर रूस को जंग के लिए पैसा उपलब्ध कराने का आरोप लगा चुके हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से रोकने की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली, याचिकाकर्ता इंग्लैंड का है, बाहरी व्यक्ति नहीं बताएगा कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए प्लान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस प्लान के तहत देश में बिकने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2023 में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की गई थी। सरकार ने 2025-26 तक देश के सभी पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। यह याचिका वकील अक्षय मल्होत्रा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक अप्रैल 2023 से पहले भारत में बनी गाड़ियां एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के साथ काम नहीं कर सकती। इसके साथ ही BS6 स्टैंडर्ड गाड़ियां भी इसके लिए कंपैटिबल नहीं हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को बिना एथेनॉल वाले फ्यूल को चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने सरकार की ओर से कोर्ट में कहा कि ये याचिकाकर्ता इंग्लैंड का निवासी है। कोई बाहरी व्यक्ति हमें बताएगा कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है। नौकरी में रहने के लिए टीचरों को TET क्वालिफाई करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या फिर रिटायरमेंट ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसकी फैसला जो बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई शिक्षकों के समूहों ने TET की अनिवार्यता के विरोध में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से NCTE के तहत TET परीक्षा की अनिवार्यता को सही माना गया है। पंजाब कांग्रेस ने बाढ़ पर PM मोदी से मदद मांगी। वडिंग बोले, राज्य अब इंतजार नहीं कर सकता। 1300 गांवों में तबाही, फसलों को भारी नुकसान हुआ। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए तुरंत राहत पैकेज की मांग की है। वडिंग ने बताया कि पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इससे फसलों से लेकर लोगों की जिंदगी तक को भारी नुकसान हुआ है। वडिंग ने कहा कि पंजाब में आई भयंकर बाढ़ से हुई तबाही पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभावित जिलों में गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, पटियाला, होशियारपुर, संगरूर और बटाला सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक बाढ़ के कारण जान माल और फसलों का भारी नुकसान हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक सही राहत और मदद नहीं मिल पाई है। गृह मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए टीम बनाई है, लेकिन पंजाब को तुरंत की मदद की जरूरत है। सांसद अमृतपाल उपराष्ट्रपति चुनाव में करेगा मतदान, निर्वाचन आयोग का फैसला। गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को ऑर्डर। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में खडूर साहिब के सांसद और डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी मतदान कर पाएंगे।
बता दें कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान की सुविधा सुनिश्चित करने संबंधित निर्देश गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को जारी किए हैं। अमृतपाल सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के निर्वाचन मंडल के सदस्य भी हैं। वहीं निर्धारित प्रक्रिया के तहत हिरासत में बंद मतदाताओं को डाक मतपत्र केवल मतदान के दिन ही उपलब्ध कराया जाता है। उस पर चिन्हित सीलबंद लिफाफा मतगणना शुरू होने से पहले निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाना अनिवार्य है। हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित, सीएम ने विधानसभा में किया ऐलान। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू, केंद्र से राहत की आस बंधी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात थमने के बाद यह अधिसूचना वापस लेने पर विचार किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है और उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है और इस मानसून सीजन में 320 लोगों की जानें जा चुकी है। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। राज्य में इससे पहले कोरोना काल में भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया था। सीबीआई से जुड़े हुए 7072 भ्रष्टाचार के केस अदालतों में पेंडिंग। इसमें से 2660 मामले 10 साल और 379 मामले 20 साल से ज्यादा पुराने। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की नई एनुअल रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि सीबीआई की जांच से जुड़े हुए 7072 भ्रष्टाचार के मामले देश भर की विभिन्न अदालतों में पेंडिंग हैं। चिंता का विषय ये है कि कुल पेंडिंग मामलों में से 2660 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 379 मामले 20 साल से भी अधिक समय से अटके हुए हैं, जबकि 2281 मामले 10 से 20 साल के बीच से पेंडिंग हैं। वहीं 31 दिसंबर 2024 तक 1506 मामले 3 साल से कम समय से, 791 मामले 3 से 5 साल के बीच और 2115 मामले 5 से 10 साल के बीच लंबित हैं। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस अब पूरी तरह से सस्पेंड। 8,700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट्स गिफ्ट की बुकिंग पर भी रोक लगी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया गया फैसला। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर टेम्पररी तौर पर रोक लगा दी है। ये फैसला अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद कस्टम विभाग के नए नियमों में अस्पष्टता के चलते लिया गया है। इसमें $100 तक के लेटर, दस्तावेज और गिफ्ट आइटम्स भी शामिल हैं और इससे पहले डाक विभाग ने 25 अगस्त से इन कैटेगरी को छोड़कर सभी पार्सल पर रोक लगा दी थी। विभाग ने कहा है कि जब तक स्थिति साफ नहीं होती है और एयरलाइंस अमेरिका जाने वाला डाक पार्सल ले जाने को तैयार नहीं होती हैं, तब तक यह रोक जारी रहेगी। डाक विभाग ने बताया है कि जिन्होंने पहले ही बुकिंग कराई है लेकिन सामान भेजा नहीं जा सका, वे पोस्टेज पर रिफंड ले सकते हैं। हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द सेवा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, मुंबई की सड़कें खाली करें। जरांगे का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं, सरकार नए प्रदर्शनकारियों को आने से रोके। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की सभी रोड पर दोपहर तक खाली किया जाए। वहीं जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। हाईकोर्ट की बिल्डिंग को घेर लिया गया है, जजों और वकीलों के एंट्री गेट तक बंद हैं। आज तो या हाईकोर्ट के जजों की कारों को रोककर उन्हें कोर्ट आने से रोका गया। बेंच ने कहा कि मुंबई शहर लगभग ठप हो गया है और आम आदमी का जीवन बहाल करने की जरूरत है। शहर को रोका नहीं जा सकता। गणेश उत्सव भी है, कल शाम 4 बजे तक सड़कें खाली करवा ली जाए। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई में दूसरी जगह दे सकती है और अगर और आंदोलनकारी मुंबई आने की कोशिश करें तो राज्य सरकार उचित कदम उठाकर उन्हें रोके। दरअसल मनोज जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं। वे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। समर्थकों का दावा है कि उन्होंने सोमवार से पानी पीना बंद कर दिया है। अमेठी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू, बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई है। इस दौरान बिना हेलमेट के किसी भी बाइक चालक को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। अमेठी जिले में सभी पेट्रोल पंपों पर इस नियम के बारे में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं।
अमेठी जिले के जिलाधिकारी संजय चौहान ने पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। आगरा ड्रग विभाग की टीम जाएगी चेन्नई पुदुचेरी। 40 दवा विक्रेताओं को किया गया चिन्हित। 71 करोड़ की दवाइयां सील। आगरा में नकली दवा मामले में चल रहे सिंडिकेट के तार तमिलनाडु के चेन्नई पुदुचेरी तक जुड़े हुए हैं और इन तारों को जांचने के लिए ड्रग विभाग की टीम चेन्नई और पुदुचेरी भी जाएगी। यहाँ पर नकली दवा बनाने की फैक्ट्रियां चिन्हित की गई है और वहाँ की सरकार भी कार्रवाई कर रही है। सिंडिकेट में 40 दवा विक्रेताओं के शामिल होने के सुराग मिले हैं और अब तक की गई जांच में पता चला कि दवा माफिया 8 फर्म के नाम पर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर बरेली के पते पर दवाइयां मंगवाते थे। इनको ट्रेन के जरिए आगरा में ही उतारकर बिना लाइसेंस के स्टॉक किया जाता है। नकली दवाइयां पुदुचेरी चेन्नई में बनवाकर 4 राज्यों में खपाया जा रहा था और ड्रग विभाग अब तक 8 फर्मों की करीब 71 करोड़ की दवाइयां सीज कर चुका है। जांच के लिए 24 नमूने भी लखनऊ लैब भेजे गए हैं। एपीएस 2010 भर्ती फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा। फर्जी प्रमाण पत्रों से चयन, विकलांग कोटे में भी हुई भारी धांधली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2010 की जांच कर रही सीबीआई की ओर से बड़े पैमाने पर हुई धांधली का खुलासा हुआ है। सीबीआई द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत अभिलेखों में ये बात सामने आई है। इसमें अमान्य और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन तो हुआ है और विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के अभ्यर्थियों का हक मारकर चहेतों का चयन कर दिया गया। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिन 3 अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने की अनुमति आयोग से ली है, उन अधिकारियों ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए मिली नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। यूपी में शुरू हुआ विशेष अभियान। गाजियाबाद में पुलिस कर रही है सख्ती। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है और इस नियम के तहत बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पहुंचने वाले दुपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान को गंभीरता से लेते हुए लागू किया है और एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद और उनकी पूरी टीम पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर रहे हैं और वे बिना हेलमेट वाले लोगों को रोककर उनको समझा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हेलमेट सिर्फ कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुरक्षा का अनिवार्य साधन है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना है। पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने की मजबूरी से लोग हेलमेट पहनेंगे। इससे धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाएगी। राहुल गांधी बोले, हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार। खरगे का दावा, 6 महीने में गिर जाएगी सरकार। तेजस्वी ने कहा, 2 भाजपाई बिहारियों को ठगने निकले हैं। बता दें कि बिहार में 16 दिन चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में खत्म हो गई। राहुल गांधी ने 3.5 घंटे पटना में वोटर अधिकार मार्च निकाला। राहुल गांधी ने गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 11 बजे मार्च की शुरुआत की गई और जो कि हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करके खत्म हुई। इससे पहले राहुल तेजस्वी के मार्च को डाक बंगला चौराहे पर रोका गया, जहां पर जनसभा हुई और इसके लिए पहले से मंच तैयार था। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी कर जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में ये वोट चोरी कर जीते हैं। देश ही नहीं बल्कि चीन में भी लोग बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग सुन लें, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी की कोऑर्डिनेटर ने पप्पू यादव को गाड़ी से उतारा। बोली, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, उतर जाइए। पहले भी गाड़ी पर चढ़ने से रोका गया था। बता दें कि पटना में वोटर अधिकार मार्च के दौरान राहुल गांधी की कोऑर्डिनेटर ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गाड़ी से उतार दिया। दरअसल राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ खुली बस से वोटर अधिकार मार्च निकाल रहे थे। पार्टी के सेकंड लेयर के नेताओं के लिए एक और बस की व्यवस्था की गई थी। पप्पू यादव इसी बस में चढ़े थे। जैसे ही राहुल गांधी की कोऑर्डिनेटर की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने पप्पू यादव को बस से उतरने को कहा। इस दौरान पप्पू यादव उनसे विनती करते रहे। कोऑर्डिनेटर ने भी हाथ जोड़ लिए और कहा कि आप बस से उतर जाइए, आपका लिस्ट में नाम नहीं है। इसके बाद पप्पू यादव बस से उतर गए। बस में राजद विधायक भाई वीरेंद्र भी खड़े थे। बिहार में वोटर लिस्ट के नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। आयोग बोला,
1 सितंबर के बाद आई आपत्तियों पर भी विचार करेंगे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन SIR मामले में सुनवाई की और इस मामले में कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 1 सितंबर के डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। दरअसल बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर तय की गई थी। याचिकाकर्ता ने बाढ़ और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे 15 सितंबर आवेदन भरने की मांग की थी और इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बैंक से 15 किलो सोने की डकैती, 3 किलो बरामद, मास्टरमाइंड और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। बिहार से जबलपुर लाइव पुलिस। खबर है कि जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती मामले में जबलपुर पुलिस को कुछ हद तक कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने गया बिहार से डकैती के मास्टरमाइंड 38 वर्षीय राजेश दास और सोना छिपाने में उसकी मदद करने वाले 26 वर्षीय इंद्रजीत दास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो सोना भी जब्त किया है। दोनों को गया से लेकर लौटी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि डकैत बैंक से 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5,70,000 रुपए कैश ले गए थे। मामले में अब तक मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पूर्णिया में डायल 102 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। श्रम अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की मांग। अभी 8,000 रुपए में कर रहे थे गुजारा। बता दें कि पूर्णिया में डायल 102 के एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। श्रम अधिनियम के तहत वेतन भुगतान न होने से नाराज एम्बुलेंस चालकों ने मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के ट्रामा सेंटर के आगे नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मांगे न माने जाने पर आक्रोशित कर्मियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। एम्बुलेंस कर्मी श्रम अधिनियम के मुताबिक वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। सभी 160 एम्बुलेंस चालकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से जिले की सरकारी एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। इससे न सिर्फ मरीजों को बल्कि मृतकों के परिजनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गयाजी में पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियों में नगर निगम। शहर के गोदावरी तालाब की सफाई करवाई गई। नगर आयुक्त बोले किसी को परेशानी नहीं होगी। गयाजी में 6 सितंबर से पितृपक्ष मेले का आयोजन होगा। मेले को लेकर गयाजी शहर में नगर निगम की ओर से लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर निगम ने दर्जनों कर्मचारियों से शहर के गोदावरी तालाब की साफ सफाई करवाई है और साफ सफाई को लेकर नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने बताया कि 6 सितंबर से गयाजी में पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने जा रही है। नगर निगम मेले की तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुटी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रायपुर में बिना हेलमेट भी मिल रहा है पेट्रोल। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दावे हुए फेल। अपने ही रूल्स नहीं किए फॉलो। बिना रोक टोक के मिल रहा है फ्यूल। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का फैसला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लिया था, लेकिन यह नियम पहले ही दिन फेल हो गया। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाले लोगों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के इस फैसले का पहले ही दिन रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान जय स्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप पर किसी तरह का पालन करता हुआ नहीं दिखाया गया। वहीं शहीद स्मारक के पास भी बिना हेलमेट पेट्रोल आसानी से दिया जा रहा था। घड़ी चौक के पंप पर भी यही हालत देखने को मिला। सीएम बोले सूर्योदय से सूर्योदय तक हो समय की गणना। सीएम हाउस पर वैदिक घड़ी का लोकार्पण। कहा रात 12 बजे दिन बदलने का कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री निवास के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आगाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से जुड़े हुए मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर हम मंत्रियों को एक एक घड़ी भेंट करके दी जाए तो हम भी अपने घरों में इसे स्थापित कर सके। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे सभी त्योहार अंग्रेजी तिथियों के आधार पर नहीं आते। वर्ष की गणना भी तिथियों और 6 ऋतुओं के आधार पर की गई है, इसलिए समय की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक होनी चाहिए। रात 12 बजे दिन बदलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी प्राचीन गणना पद्धति में 60 सेकंड का मिनट नहीं बल्कि 30 घंटे में 30 मुहूर्त माने जाते हैं। ये कोई बंधन नहीं है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर और विचार का विषय है।
राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर सस्ता, तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर कीमतें घटाई, बाजार में 1608 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। पेट्रोलियम कंपनियों HPCL, BPCL, IOCL ने एलपीजी की कीमत का रिव्यू करने के बाद फिर से कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपए कम किए हैं, वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा है। इस साल में 7वां मौका है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनियों की ओर से जारी किए गए रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 51 रुपए कम किए जाने के बाद 1659 रुपए 50 पैसे की जगह पर 1608 रुपए 50 पैसे में अब मिलेगा। अपर मुख्य सचिव का शिक्षकों के नाम विदाई पत्र, ट्रांसफर पर लिखा, प्रशासनिक भूमिका बदली लेकिन शिक्षकों के प्रति मेरा विश्वास अडिग रहेगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार के शिक्षकों को एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से विदाई लेते हुए शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके अथक परिश्रम और समर्पण के लिए आभार जताया। बता दें आपको कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रिय शिक्षक, आज जब मैं शिक्षा विभाग से विदाई लेकर एक नई जिम्मेदारी की ओर अग्रसर हो रहा हूं तो हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में आप सभी के साथ मिलकर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों पर कार्य करना मेरे जीवन का एक अमूल्य अनुभव रहा है। आज का सुविचार, निंदा से घबराकर अपने जीवन लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।